हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। शुरू करते हैं 23 अक्टूबर 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आज हम जानेंगे। शुरुआत में मैं आपको पहले क्वेश्चंस ऑफ द डे बताऊंगा जो कि आपको प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। उसके बाद अपन एक मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखेंगे जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे उस मेंस क्वेश्चन की, और उसके थोड़े से पॉइंट मैं आपको जरूर बता दूंगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में वो उसका आंसर, ठीक है ना। फिर हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट पीआईबी की न्यूज आइटम्स हैं या दूसरे इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम जो आज की हिंदू में नहीं आए होंगे लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड उसके बाद एडिटोरियल ऑफ द डे एंड मैप ऑफ द डे आज एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। मैप ऑफ द डे भी मैं इंक्लूड करूंगा, अब डेली कोशिश करूंगा जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट न्यूज में है उसको मैप में आपको दिखा दूं। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के क्वेश्चंस के साथ जो कि प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रिक्वेस्ट आपसे इतनी रहेगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है या कंटेंट हमारा पसंद आता है तो प्लीज डू लाइक इट, उसमें शर्माने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आपके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे अगर आप इस वीडियो लाइक करते हो ना, जैसे इस वीडियो को लाइक करने के लिए आपको कोई मना नहीं करेगा, तो यू कैन डू दैट। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ। पहला सवाल आप देख पा रहे हैं, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फास्फोरस इज रॉक। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि फास्फोरस का जो नेचुरल रिजर्वायर है वो रॉक्स है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है एनिमल्स नीड लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फास्फोरस टू मेक शेल्स, बोन्स एंड टीथ, यानी कि एनिमल्स को फास्फोरस की जरूरत पड़ती है शेल्स, बोन्स एंड टीथ बनाने में। तीसरा स्टेटमेंट लिख रहा है लाइक द कार्बन साइकिल देयर इज अ रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फास्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर, यानी कि जिस तरीके से कार्बन साइकिल में रिलीज होता है, रेस्पिरेटरी रिलीज होता है, वैसे ही फास्फोरस साइकिल में भी रेस्पिरेटरी रिलीज होता है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 and 3, 2 and 3, 1 and 2 या 1, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ओजोन के रिगार्डिंग। ओजोन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है ओजोन फाउंड इन द लोअर ट्रोपोस्फेयर एक्ट्स एज अ शील्ड एब्जॉर्बिंग अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस फ्रॉम द सन, यानी कि ओजोन जो कि लोअर ट्रोपोस्फेयर में पाई जाती है वो एक शील्ड की तरह काम करती है, ठीक है ना, फ्रॉम द सन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है थिकनेस ऑफ द ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ डॉप्सन यूनिट, यानी उसको मेजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, 1 only, 2 only, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विंटर रेनफॉल इन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जो विंटर रेनफॉल है, ठंड के समय जो रेनफॉल होती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वो इनमें से कौन से कारणों से होती है। पहला स्टेटमेंट लिखा है नॉर्थ ईस्ट मानसून क्रॉसिंग ओवर द बे ऑफ बंगाल। दूसरा स्टेटमेंट लिखा है अराइवल ऑफ वीक टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है, 1 only, 2 only, बोथ या नन। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट जरूर करना। आंसर्स मैं आपको बताऊंगा इन द एंड ऑफ द वीडियो। आई विल टेल यू द आंसर डेफिनेटली इन द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है ना। लेकिन अटेम्प्ट आप करिए अपनी तरफ से, देखते हैं क्या क्या आप अटेम्प्ट करते हो। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है डेवलपमेंट इज नेसेसरी बट नॉट केयरिंग फॉर द इन्वायरमेंट इज अ फुलिशनेस इन द लॉन्ग टर्म। डेवलपमेंट इज नेसेसरी बट नॉट केयरिंग फॉर द इन्वायरमेंट इज फुलिशनेस इन द लॉन्ग टर्म। डिस्कस द स्टेटमेंट इन द लाइट्स ऑफ द कंटेम्पररी टाइम्स। मतलब डेवलपमेंट जरूरी है, चलो विकास जरूरी है, लेकिन विकास के होने में अगर आप जो अगल बगल का इन्वायरमेंट है या जो बायोडाइवर्सिटी है उसकी अगर आप केयर ना करें तो वो लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ी फुलिशनेस के रूप में सामने आएगी। आपको डिस्कस करना है ये स्टेटमेंट इन द लाइट्स ऑफ द कंटेम्परेरी टाइम्स, मतलब आज के समाज को या आज के समय को देखते हुए आपको ये चीजें डिस्कस करनी है। तो प्लीज डू टेल मी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं, जैसे आपको इसमें रिसेंट एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, जैसे अभी केरला का एग्जाम्पल आएगा। आज का जो एडिटोरियल उसमें मैं केरला की केस स्टडी बताऊंगा आपको। जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा इतना ज़्यादा जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा जो एक तरीके से बिल्डिंग कल्चर जो आ रहा है कि बिल्डिंग्स बनाई, बड़ी बड़ी स्काई स्क्रैपर कल्चर जो आ रहा है, उस कारण से काफ़ी ज़्यादा इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँच रहा है। इतने सारे ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम, ट्रांसपोर्ट का मतलब लोगों ने पैदल चलना तो छोड़ ही दिया है। ये सारी चीज़ें जो अलग अलग चीज़ें हैं डेवलपमेंट में आती हैं, लेकिन यही चीज़ें इन्वायरमेंट को भी नुकसान पहुंचाती है। इसलिए यहाँ पे एक लिमिटेशन होना चाहिए, यहाँ पे एक तरीके का स्टॉप एंड गो। आपको याद होगा
स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म, स्टॉप एंड गो पॉसिबिलिज्म का कंसेप्ट आता है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि कब आपको डेवलपमेंट करना है, कब आपको रुक जाना है, क्योंकि आप जो अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी है ना, उससे ज़्यादा आप एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। कैरिंग कैपेसिटी से अगर आप ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएगा, डिटरेट हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सारे पॉइंट्स आप आंसर में लिख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, आज के न्यूज़ एनालिसिस में आते हैं, जिसके बाद हम मैप देखेंगे। तो पहले आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है नॉन ट्रांसजेनिक जीन एडिटिंग। अब देखो हुआ क्या है अभी रिसेंटली नॉन ट्रांसजेनिक जीन एडिटिंग से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनका काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है। इंडिया में अभी परमिशन नहीं है, लेकिन आई होप कि फ्यूचर में इसको जल्दी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जीएम टेक्नोलॉजी, देखो अंतर कहाँ है। जो ट्रांसजेनिक टेक्नोलॉजी थी उसमें क्या होता है, उसमें आप एक वैरायटी अगर आपके पास है, सपोज कोई प्लांट वैरायटी है आपके पास, आपको अगर उसको हाइब्रिड बनाना है तो आप क्या करोगे, दूसरे उसका जीन आप उसमें डालोगे, ठीक है ना, दूसरे किसी वैरायटी का जीन आप उसमें डालोगे। तो ये होता है ट्रांसजेनिक में। ट्रांसजेनिक में आप क्या करते हो, आप दूसरे वैरायटी का जो अच्छा जीन रहता है, जो अच्छा वो रहता है, वो आप उसमें डालते हैं पहले वैरायटी में, ठीक है ना। तब इस तरह से मिक्सिंग की जाती है। ये ट्रांसजेनिक का फंडा था। नॉन ट्रांसजेनिक में क्या होता है कि जो उसके जीन्स हैं, जो ऑलरेडी उस प्लांट के जीन्स हैं, उन्हीं को ट्वीक करके उसी के डीएनए को ट्वीक किया जाता है, किसी को मतलब उसका एक तरह से इवोल्यूशन कर दिया जाता है। जैसे इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन यही तो है कि हमारे अंदर के जो डीएनए थे, जीन्स थे, वो अपने आप इवॉल्व होने लगे, अलग अलग फॉर्म लेने लगे, अलग अलग स्ट्रक्चर लेने लगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो नेचर था, हमारा जो शेप था, साइज था, वो सब चेंज होने लगा, ठीक है ना। वही चीज नॉन ट्रांसजेनिक में की जाती है कि आप प्लांट्स का जो जीन्स रहेगा, डीएनए रहेगा, आप उसको ट्वीक कर सकते हैं, आप उसको चेंज कर सकते हैं, और ऐसे में आपको दूसरे किसी वैरायटी के डीएनए जीन्स उसमें मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन ट्रांसजेनिक के काफी ज्यादा बेनिफिट्स हैं। अभी इंडिया में जीईएसी यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो है, उसके सामने ये नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स का फंडा जो है वो अभी पेंडिंग है, उनको अप्रूवल नहीं मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये आप ये चीज याद रख सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? पहला है कि ये नेचुरल म्यूटेशन जैसा है। इसका पहला बेनिफिट क्या है कि जैसा नेचुरली आदमी इवॉल्व होता है ना खुद ही के, मतलब देखो आप जैसे पहले कहते थे कि हम बंदर थे, फिर उसके बाद कहते थे हम चिंपैंजी बने, जो भी है अलग अलग फॉर्म में हम आए, फिर उसके बाद हम इंसान बने। तो उसमें बाहर का कोई डीएनए इंक्लूड नहीं किया गया, वो अंदर के ही डीएनए जीन्स में चेंज होता रहा ना। तो ये नॉर्मल जो नेचुरल म्यूटेशन है वही प्रोसेस नॉन ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के लिए भी रहेगी। दूसरा जिसका एडवांटेज ये कि ये फास्टर और चीपर मेथड है। इट इज अ मच फास्टर एंड मच चीपर मेथड, तो दैट इज अगेन इज एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज है कि ये सेफ है। द क्रॉप्स आर सेफ फॉर कंजम्पशन। जैसे कि अभी हमने ईयू का, कल मैंने परसों आपको बताया था कि मार्स रिगली नाम के जो कैंडीज बनाते हैं, है ना, उन्होंने इंडिया का मतलब काफी सारा अपना जो कैंडी का शिपमेंट था उसको वापस बुला लिया है बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेटेड राइस। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेनिक कंटेमिनेटेड मॉडिफाइड राइस का यूज किया गया था, जो कि इंडिया की तरफ से मैन्युफैक्चर हुआ था, है ना। तो ये जो ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो नॉन ट्रांसजेनिक में नहीं आती हैं। सो दैट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन ट्रांसजेनिक। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, और ये काफी ज्यादा पाथ ब्रेकिंग भी है, क्योंकि ये ग्रीन रेवोल्यूशन ला सकता है। इट कैन ब्रिंग अ न्यू ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना। अगर आप डीएनए को चेंज कर सके, उसको थोड़ा वाटर रेजिस्टेंट बना दिया आपने, ड्रॉट रेजिस्टेंट बना दिया, थोड़ा उसको मतलब ऐसा कर दिया कि उसको ज्यादा पानी की जरूरत ना पड़े, तो ऐसे में बहुत सारे रीजन्स ऐसे भी हैं जहां पे पानी अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पे भी ये ग्रो कर जाएंगे, और ये एक तरीके से नया ग्रीन रेवोल्यूशन होगा, है ना। तो दैट इज द एडवांटेज ऑफ दिस। अब मैं आपको कुछ टेक्नोलॉजीज बताता हूं जो जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजीज होती हैं वो क्या क्या है। जीनोम एडिटिंग की जो बेसिक टेक्नोलॉजी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिस्पर कैस9। अगर आपको 2020 का नोबेल प्राइज याद हो तो क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी के लिए ही दिया गया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? क्रिस्पर का है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। याद रखिएगा, क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। और इसका जो प्रोटीन है उसका नाम है Cas9। उसको प्रोटीन बोलते हैं, उसका प्रोटीन होता है Cas9, ठीक है ना। तो Cas9 जो होता है ना वही होता है एक्चुअली में जो सीजर का काम करता है और कट करने का काम करता है, वो एंजाइम का
काम करता है। दूसरा एक मेथड होता है टैलेंस बोलते हैं, टैलेंस का नाम भी याद रखेगा, एक मेथड ही है ये भी जीन एडिटिंग का ही। इसको ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसेस, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियसेस, टैलेंस इसका नाम है। फिर एक मेथड होता है ZFNS यानी कि जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस, जिंक फिंगर न्यूक्लियसेस, ZEN-S बोलते हैं इसको, ZEN-S बोलते हैं, आप याद रख सकते हैं, ठीक है ना। सो दीज आर सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज फॉर जीनोम एडिटिंग, ये जीनोम एडिटिंग की टेक्नोलॉजीज हैं। और एक नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि आपका नॉन ट्रांसजेनिक की टेक्निक है, उसका आपका न्यू टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस, SDN बोलते हैं, साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस, SDN, ठीक है ना। SDN 1 and 2 दीज आर द मेथड्स और न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर, जो नई टेक्नोलॉजीज है जीनोम एडिटिंग की, वो उसमें आती है साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस। कभी अगर आपसे पूछा यूपीएससी ने कि SDN क्या है या साइट डायरेक्टेड न्यूक्लियसेस क्या है, तो याद रखिएगा दीज आर द न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर जीनोम एडिटिंग, जो कि आपका नॉन ट्रांसजेनिक में यूज की जा सकते हैं। तो ये आप याद रखें, दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगली न्यूज देखते हैं कौन सी, और यहाँ पे हमने इसके बारे में जाना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। अगली जो न्यूज़ है वो है एक यूएसए एक रिपोर्ट निकालता है, एक्चुअली में यूएसए एक रिपोर्ट निकालता है जिसका नाम है नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट ऑन क्लाइमेट, नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट ऑन क्लाइमेट। अगर आपसे कोई पूछे कि नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट ऑन क्लाइमेट कौन निकालता है, तो एक्चुअली में अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी निकालती है, एंड अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी यूएस की तरफ से ये रिपोर्ट आती है। अब यहाँ पे इसमें कुछ कंट्रीज को कंट्रीज ऑफ कंसर्न के रूप में ये पॉइंट आउट करते हैं। इस रिपोर्ट में ये लोग कुछ कंट्रीज ऑफ कंसर्न के रूप में पॉइंट आउट करते हैं कुछ कंट्रीज को। तो यहां पे इंडिया को एक कंट्री ऑफ कंसर्न के रूप में पॉइंट आउट किया है नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट ऑन क्लाइमेट में। नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट ऑन क्लाइमेट कौन निकालता है? यूएसए निकालता है। इंडिया के साथ साथ और कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो कि इसमें इस कैटेगरी में है? तो अफगानिस्तान, हैती, कोलंबिया, म्यांमार, पाकिस्तान, इराक, नॉर्थ कोरिया, ग्वातेमाला, हॉन्डुरस, निकारागुआ, ये कंट्रीज भी कंट्रीज ऑफ कंसर्न में रखी गई। इंडिया के साथ ये 10 और कंट्रीज हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर। रिपोर्ट का नाम याद रखेगा नेशनल इंटेलिजेंस एस्टिमेट ऑन क्लाइमेट, जो कि कौन निकालता है? अमेरिका की इंटेलिजेंस निकालते हैं, अमेरिका इंटेलिजेंस कम्युनिटी निकालती है और अमेरिका के अंतर्गत ये रिपोर्ट निकलती है। अगली जो न्यूज है वो है साउथ कोरिया ने अपना पहला स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है। साउथ कोरिया के यहाँ खुद का बना हुआ पहला स्पेस रॉकेट है, इसका नाम नूरी है। रिमेंबर द नेम नूरी, एंड इट इज द साउथ कोरियाज फर्स्ट एवर स्पेस रॉकेट, एंड ये 21 अक्टूबर 2021 को ही ये लॉन्च किया गया। सो दैट इज द थिंग विच यू कैन रिमेंबर, एंड दिस इज द फर्स्ट रॉकेट कंप्लीटली डेवलप्ड एंड बिल्ट इन साउथ कोरिया, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगली जो न्यूज है वो है रिगार्डिंग द यूपीएससी ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है फॉर द जॉब एस्पिरेंट्स। जॉब एस्पिरेंट्स के लिए यूपीएससी ने एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। और ये फैसिलिटी क्यों लॉन्च की जा रही है? ताकि जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स हैं हु आर बिलोंगिंग टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड बैकवर्ड क्लासेस, हेल्पलाइन नंबर विल बी ऑपरेशनल ऑन ऑल द वर्किंग डेज फॉर देम। तो उनको अगर कुछ भी यूपीएससी उनके लिए कर सका या उनको जॉब प्रोवाइड करने के लिए, ऐसा नहीं कि आईएएस बना देगा आपको, आप उस हेल्पलाइन नंबर में कॉल करोगे कि भैया मुझे आईएएस बनना है, तो आईएएस थोड़ी बना देगा, वो नहीं करेगा। लेकिन हाँ, इधर उधर थोड़े बहुत कहीं ना कहीं सेट करने का कोशिश किया जाएगा। एंड ये जो इनिशिएटिव है यूपीएससी के एफर्ट्स है फॉर कैंडिडेट्स एक फ्रेंडली मैनर में उनकी क्वेरीज को सॉल्व करना, एंड उनको उनका फ्यूचर के रिगार्डिंग ये बताना कि किस तरीके से वो कर सकते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और ये जो चीज़ हो रही है आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हो रही है। दिस इज द थिंग विच इज हैपनिंग अंडर द आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75th एनिवर्सरी है इंडिया के इंडिपेंडेंस की, उसी के रिगार्डिंग ये आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो मनाया जा रहा है। ये तो सब आपको पता ही होगा, बट ये न्यूज़ मैंने इसलिए बताई क्योंकि फ्यूचर में जब ये टोल फ्री नंबर का वो रिलीज़ करेंगे तो कॉल करेंगे अपन, उसको कॉल करके तो देखेंगे ही क्या बोलते हैं, है ना। अगली जो न्यूज़ है वो है करीबियन आइलैंड्स, जिसको बारबाडोस, उसमें एक इंपॉर्टेंट रीजन है बारबाडोस का, आप सबने नाम सुना होगा। इट हैज़ बिकेम अ रिपब्लिक नाउ। अब रिपब्लिक बनने के लिए इसने क्या किया है? इट हैज़ इलेक्टेड इट्स फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट। तो बारबाडोस खुद को एक रिपब्लिक बनाता है। रिपब्लिक का जो मेन क्राइटेरिया होता है ना कि इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए, इलेक्टेड हेड ऑफ द कंट्री होना चाहिए, तो यहाँ पे बारबाडोस ने वही किया है कि रिपब्लिक बनने के लिए उसने फर्स्ट एवर प्रेसिडेंट चुना है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़
ये है कि अभी भी बारबाडोस का जो हेड के रूप में आता है ना, तो ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ टू आती हैं एज द हेड ऑफ द स्टेट ऑफ बारबाडोस। तो बारबाडोस के अभी भी हेड कौन आती हैं? ब्रिटेन की क्वीन एलिजाबेथ टू। तब उनको रिमूव करने का ये स्टेप है एक तरीके से, और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि सिंबॉलिकली देखो इसका इंपैक्ट भले प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा ना पड़े, लेकिन सिंबॉलिकली बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा इसका। थोड़ा बड़ा इवेंट है, इसको आप याद रखिएगा, नोट्स में इंक्लूड करिएगा। सेंड्रा मेसन को चुना गया है और नवंबर में वो ओथ लेंगे इस चीज़ की, है ना। ही विल बी स्वॉर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट। एंड याद रखिएगा आप ये सेंड्रा मेसन इज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बारबाडोस, जो कि नवंबर में ओथ का काम होगा उनका, ठीक है ना। एंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि अभी भी क्वीन एलिजाबेथ टू जो थी वो हेड ऑफ द स्टेट ऑफ बारबाडोस थी, तो इनको रिमूव करके ये रिपब्लिक की तरफ मूव कर रहा है बारबाडोस। अगली जो न्यूज़ है वो है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के रिगार्डिंग। तो आप लोग लिख लीजिए कि ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जो था उसमें इंडिया की रैंकिंग 71st रखी गई है। इंडिया की रैंकिंग 71st रखी गई है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। अब ये 113 कंट्रीज के डेटा को एनालाइज करके ये रैंकिंग निकाली गई है, और इंडिया से कई पैरामीटर्स में, यानी कि जो फूड अफोर्डेबिलिटी का पैरामीटर है, एक फूड अफोर्डेबिलिटी का पैरामीटर है, मैं आपको पैरामीटर आपको बताऊंगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि फूड अफोर्डेबिलिटी के पैरामीटर में इंडिया से बेटर पोजीशन में श्रीलंका रखा गया है ना, पाकिस्तान रखा गया है। तो इंडिया से बेटर कंडीशन में श्रीलंका, पाकिस्तान किस में है? फूड अफोर्डेबिलिटी के कंडीशन में। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग कितनी है? रैंकिंग है 71 आउट ऑफ 113 कंट्रीज। रैंक 1 पे कौन है? आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, कनाडा, जापान, फ्रांस, यूएस। दे आर द टॉप रैंकर्स। टॉप रैंकर्स नहीं है आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, ये टॉप रैंकर्स हैं, ठीक है ना। और इसमें याद रखिएगा इसको निकालता कौन है? लंदन बेस्ड एक इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, एक संस्था इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट, ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट। और इसको स्पॉन्सर कौन करता है? कॉर्टेवा एग्री साइंस। कॉर्टेवा एग्री साइंस इसको स्पॉन्सर करता है। तो याद रखिएगा लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट इसको निकालता है, एंड इसको स्पॉन्सर कौन करता है? कॉर्टेवा एग्री साइंस करके वो इसको स्पॉन्सर करता है। एंड इसमें 4 पैरामीटर्स अलग अलग कौन कौन से हैं? पहला है अफोर्डेबिलिटी, फूड अफोर्डेबिलिटी। दूसरा है अवेलेबिलिटी। तीसरा है क्वालिटी एंड सेफ्टी। चौथा है नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस। याद रखिएगा 4 पैरामीटर्स हैं जो कि फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है फैक्टर्स ऑफ अफोर्डेबिलिटी, दूसरा है अवेलेबिलिटी, तीसरा है क्वालिटी एंड सेफ्टी, चौथा है नेचुरल रिसोर्सेज एंड रेजिलियंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स थे जो कि बताना ज़रूरी था, है ना। तो ये आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। मैं मैप आपको दिखा देता हूँ, बारबाडोस का दिखा देता हूँ। देखो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, दिस इज द पार्ट ऑफ कैरिबियन सी, यानी कि ये अटलांटिक ओशन आपको दिख रहा है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कैरिबियन सी वाला पार्ट, ठीक है ना। तो अटलांटिक और कैरिबियन सी के मध्य में ही ये सारी चीजें हैं। तो जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पे ये क्यूबा दिख गया, है ना। क्यूबा से एक इंपॉर्टेंट चीज याद आई मुझे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में कुछ पता है क्या आप लोग को? चलो आप लोग के लिए सवाल है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में पता करके आओ, है ना। आप ये चीज़ अगर नहीं पता तो पढ़ लो, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और ओवरऑल आपको गूगल करोगे तो मिल ही जाएगा। तो थोड़ा सा मैं आपको चाहता हूँ कि हर दिन आप इस तरीके कुछ नई चीज़ें भी सीखते रहे जो लोगों को नहीं पता होगी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में बताइए। करंट में एक टर्म था हवाना सिंड्रोम, वो तो मैंने कई लोगों को बताया था हवाना सिंड्रोम के बारे में, लेकिन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मैंने अभी हाल फिलहाल में नहीं पढ़ाई है। तो आप लोग के लिए सवाल है कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बताइए। फिर आप देखेंगे तो आगे आपको हैती मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो डोमिनिकन रिपब्लिक आपको दिख रहा होगा। फिर आपको दिख रहा है प्योर्टो रिको दिख रहा है, जो यूएसए का पार्ट है, प्योर्टो रिको आपको दिख रहा होगा। लास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो बारबाडोस, दिस इज द बारबाडोस वाला पोर्शन। यही मैं आपको बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उसकी कैपिटल भी देखो ब्रिजटाउन लिखी हुई है, ब्रिजटाउन इज द कैपिटल ऑफ बारबाडोस। और ये आता कहाँ पे? तो कैरिबियन और अटलांटिक, बेसिकली आप अटलांटिक याद रख सकते हैं, अटलांटिक का पार्ट है। आगे यहाँ पे कैरिबियन सी भी है, तो उन्हीं के बीच में लाई करता है ये, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे ये ओवरऑल तो पता ही कैरिबियन सी कहाँ पे है, तो इधर ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, उधर पनामा है, फिर उसको कनेक्ट करता है पनामा, और साउथ अमेरिका नीचे है। उसी के ऊपर आपके कैरिबियन सी में ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे आइलैंड नेशंस है, जिनको अलग अलग आइलैंड नेशंस है। उसी में आपका डोमिनिकन रिपब्लिक यहाँ पे आता है, प्योर्टो रिको, फिर आपका नीचे आता है बारबाडोस। तो यहाँ पे आप नॉर्थ टू साउथ का ऑर्डर भी याद रख सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा कि प्योर्टो रिको, बारबाडोस और वेनेजुएला को नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल
1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से चीजें याद रख सकते हो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द मैप ऑफ बारबाडोस, आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है। इंडिया वेज द नेट जीरो टारगेट अहेड ऑफ सीओपी। अब आप सबको पता है कि 31 अक्टूबर 1 नवंबर इन दिनों में क्या होने वाला है, सीओपी 26 होने वाला है। कहाँ होने वाला है सीओपी 26? सोच के मन में सोच लिया ना आंसर, तो सीओपी 26 होने वाला है ग्लासगो में, जो कि यूके में आता है, ठीक है ना। स्कॉटलैंड में आता है, स्कॉटलैंड यूके में आता है, तो आप बोल सकते हैं कि ग्लासगो यूके में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखें। अब यूके में जाने से पहले अभी तक तो हम लोग बोल रहे थे कि हम नेट जीरो की डेट नहीं बताएंगे, हम नेट जीरो नहीं करने वाले, हमको डेवलपमेंट करना है। अब वहां जाना पड़ेगा, तो भाई वहां जाना पड़ेगा तो वो लोग इंग्लिश में पूछेंगे कि मोदी जी कब कब कर रहे हो आप लोग, है ना। तो इस तरीके से जब इंग्लिश में पूछेंगे तो आंसर तो देना पड़ेगा ना। तो वो आंसर देने के लिए अब ये वे कर रहे हैं कि हाँ अब नेट जीरो के लिए हम जा सकते हैं, टारगेट बना सकते हैं, ठीक है ना। तो नाउ द नेट जीरो टारगेट्स आर ऑन द कार्ड्स एंड ये बहुत जल्दी इंडिया करने वाला है। लेकिन ये है कि अभी भी इंडिया अपनी जो डिमांड है $100 बिलियन की, जो उन्होंने कहा था कि डेवलपिंग कंट्रीज को देने की जरूरत है, डेवलप्ड कंट्रीज दें डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो अगर नेट कार्बन जीरो की तरफ मूव करे तो उनको अल्टरनेटिव्स मिल पाए, उनको टेक्नोलॉजी मिल पाए, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, ताकि वो इन स्टेप्स को उठा सकें, ठीक है ना। तो क्लाइमेट चेंज के लिए, मिटिगेशन के लिए ये फैसिलिटेट करना जरूरी है डेवलप्ड कंट्रीज को, कि वो डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करें एंड एक बल्कि मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म एक्टिवेट करें, ताकि जो कार्बन क्रेडिट्स का यूज करके, है ना, कार्बन एमिशंस में कार्बन क्रेडिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको कल उस दिन समझाया हुआ था कि किस तरीके से कार्बन क्रेडिट्स काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये सीओपी 26 के बारे में थोड़ा था, है ना। और यहाँ पे ये कि सारे अगर साइंटिस्टों का ये कहना है कि अगर सारी कंट्रीज ने नेट जीरो एमिशन बोल दिया 2050 तक और 2030 तक अगर हम 45% एमिशन घटा पाए, ठीक है ना, तो दोनों कंडीशन बता रहे हैं। एक कंडीशन ये है कि अगर सारी कंट्रीज ने 2050 तक नेट जीरो कर दिया। दूसरी चीज, अगर जो 2010 का लेवल था, एमिशन लेवल था, 2030 तक अगर उसका 45% एमिशन घटा दिया तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर रहेगा। दिस इज द कंडीशन, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। अब यहाँ पे देख लो, रोड टू नेट जीरो के बारे में थोड़ा कुछ टाइमलाइन लिखी है। तो इन 2015 190 कंट्रीज कमिटेड टू लिमिटिंग द ग्लोबल वार्मिंग टू 1.5 डिग्री। आपको पता है ये पेरिस डील की बात चल रही है, जहां पे ये बोला गया 2015 में कि 190 कंट्रीज हैं, बेसिकली 190 कंट्रीज ने कमिट किया कि वो लिमिट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को टू 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। एंड ये उन्होंने प्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेवल्स बोला था। देन इसके बाद कंट्रीज लाइक यूके, फ्रांस, उन्होंने एक लॉ एक्टिवेट किया अपनी कंट्री में, जिसने कहा कि नेट जीरो एमिशन करेंगे बाय 2050, 2050 तक ये नेट जीरो एमिशन कर देंगे। तो इस कारण से काफी प्रेशर इंडिया पे भी आ गया, क्योंकि इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है। आपको पता होना चाहिए कि चाइना, यूएसए, इनके बाद जो थर्ड लार्जेस्ट एमिटर है वो इंडिया ही है। तो इस कारण से काफी ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर आया, ठीक है ना। अगर ग्रुपिंग की बात करें तो यूं ज्यादा बड़ा है, लेकिन ओवरऑल अगर हम कंट्री लेवल पे बात करें तो इंडिया थर्ड पे आ जाता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ठीक है। अब नेट जीरो का मतलब क्या होता है? नेट जीरो का मतलब ये होता है कि जो टोटल आपके यहाँ सिंक और सोर्स है वो बैलेंस्ड रहेगा। देखो दो चीजें होती हैं, चलो मैं आपको अपनी बेहतरीन ड्राइंग से आपको समझा के दिखाता हूँ। देखो दो चीजें होती है, एक होती है सिंक और दूसरी होती है सोर्स, ठीक है। सिंक और सोर्स। अब सिंक का क्या काम है? वो अंदर लेता है। सिंक का काम क्या है? वो अंदर लेता है, मतलब एब्जॉर्ब कर रहा है कार्बन एमिशंस को। सोर्स का काम क्या है? वो रेडिएट कर रहा है, बाहर की तरफ रेडिएट कर रहा है। एक में आप अंदर की तरफ एरो दे रहे हैं, दूसरे में आप बाहर। तो सिंक जो है वो अंदर की तरफ ले रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है एमिशन को, और सोर्स जो है वो बाहर की तरफ छोड़ रहा है, यानी कि रिलीज कर रहा है। ये जब बराबर हो जाएगा, समझ लो, अगर सपोज करो आपने 10 यूनिट एब्जॉर्ब की कार्बन की और 10 यूनिट ही कार्बन की आपने रिलीज की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि नेट कार्बन एमिशन कितना हुआ? 0 हो गया। बट अगर सपोज करो आपने एब्जॉर्ब की है 10 यूनिट और रिलीज की है 50 यूनिट, तो वहां पे नेट कार्बन एमिशन कितना हो गया? 40 यूनिट का हो गया, ठीक है ना। तो ये होता है नेट कार्बन एमिशन, और इसी को 0 करने की बात की जा रही है। सो दिस इज द थिंग विच इज देयर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। और इंडिया ने, देखो अभी इंडिया मना करता था, क्यों करता था? क्योंकि हमको पता है कि हम डेवलपमेंट की रेस में थोड़ा पीछे रह गए थे, है ना। पहले हम इतने मतलब आगरुक थे नहीं
मतलब इसके डेवलपमेंट करने के लिए, लेकिन बाद में हमको समझ में आया कि नहीं डेवलपमेंट करना है, तो हम थोड़ा रेस में पीछे रह गए। अब जब रेस में पीछे रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डेवलपमेंट तो थोड़ा लेट तक खींचेगा। तो वही हम चाहते थे कि भैया हम कहते हैं कि अमेरिका ने तो डेवलपमेंट कर लिया, ये चाइना ने डेवलपमेंट कर लिया, ये ईयू ने डेवलपमेंट कर लिया, हम थोड़ा पीछे रह गए, इसलिए हम नेट कार्बन जीरो की चीज नहीं बोलते थे। और हम बोलते हैं कि भैया पॉल्यूटर पे वाला प्रिंसिपल होना चाहिए कि जो पॉल्यूटर है वही पे करे, है ना कहीं दोनों चीजें। फिर वही वाली बात है कि हम हमारे ऊपर भी लोग सवाल उठाते हैं भैया नेट थर्ड सबसे बड़े एमीटर आप हो, लेकिन वो ये नहीं समझते कि भैया हम रेस में भी तो पीछे रह गए, तो नेट सबसे ज्यादा तो रहेंगे, पॉपुलेशन भी तो सबसे ज्यादा हमारी है। लेकिन वहीं पे एक और पॉइंट आपको बता, इंडिया के फेवर का बता देता हूं आपको मैं, कि जो पर कैपिटा की अगर आप बात करेंगे ना, पर कैपिटा एमिशन, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो अगर आप पर कैपिटा एमिशन की बात करेंगे तो इंडिया बहुत कम में आता है। फिर इंडिया ये थर्ड वर्ल्ड में नहीं आता, पर कैपिटा में तो हम बहुत पीछे आते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस न्यूज आइटम एज वेल। अगली जो न्यूज है वो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की रिगार्डिंग है। इस बार इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। देखो ये याद रखिएगा कि ये सारे टॉपिक अब यूपीएससी पूछ सकता है, कुछ भी अब ऐसा नहीं जो यूपीएससी की रेंज में ना हो। जब वो इस बार उसने पता नहीं कौन सा लॉरियस अवार्ड पूछ लिया था आपसे स्पोर्ट्स का कि 2000 से लेकर के अभी तक का, तो बिल्कुल कोई इसमें संदेह मत रखिएगा कि ऐसी चीजें वो पूछेगा। तो अभी तक भले आप याद नहीं रखते थे, लेकिन वो 2-3 स्टेटमेंट बना करके पूछ सकता है। तो याद रखिएगा 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया हो रहा है। होता कहां पर है? ये होता गोवा में है, याद रखिएगा। लेकिन इस बार इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कौन? 5 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, जो ये आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ना, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस बार के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के। इसमें नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ZEE5, वूट और सोनी लिव, ये अलग अलग हैं, ठीक है ना। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ZEE5, वूट एंड सोनी लिव, तो ये अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म से जो कि इस बार पार्टिसिपेट करेंगे। तो ठीक है, तो दैट इज द थिंग व्हिच यू कैन रिमेंबर, आप इसको याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। पहले एडिटोरियल पे आते हैं। एडिटोरियल कह रहा है डेवलपमेंट दैट इज माइंडफुल ऑफ नेचर। तो जो मैंने आज क्वेश्चन दिया था ना, उसी के ऊपर ये आर्टिकल है। ऑथर ने बात की कि इन्वायरमेंटल डिजास्टर, जो केरला का यहाँ पे केस स्टडी बताया गया है, वो मैं आपको बता दूंगा कि केरला में अगर आप देखो तो एक तरीके से इन्वायरमेंटल डिजास्टर फिर से आया है। अभी इसमें हैवी रेन्स आपने देखी होगी, लैंडस्लाइड्स देखा होगा कोट्टयम में, इडुक्की में। तो क्या रीजन है कि केरला में इतना ज्यादा ये सब हो रहा है, लैंडस्लाइड, बाढ़ और इतनी ज्यादा ये सब चीजें हो रही हैं? ऑथर ने यहाँ पे कहा कि केरला में जो लैंड के ऊपर प्रेशर है वो काफी ज्यादा है। अगर आप देखें वहां पे जो पॉपुलेशन डेंसिटी है केरला के हाईलैंड्स वाले रीजन में, वो स्पेशली 860 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर है, 860 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। अब आप सोचे इंडिया का जो एवरेज है वो 368 पर्सन्स है, 368 पर्सन्स है पर स्क्वायर किलोमीटर, और वहीं पे केरला में कितना है? 860 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन का कितना ज्यादा प्रेशर है जो लैंड के ऊपर है। वहां पे लैंड यूज का चेंज भी बहुत ज्यादा हुआ, मतलब कि वहां पे ऑथर ने कहा कि कोस्टल एरियाज में कंस्ट्रक्शन किया गया है। वहां पे पहले जो कोस्टल एरिया में सेटलमेंट किया गया, फिर उसके बाद यहाँ पे अब हाईलैंड्स पे सेटलमेंट किया जा रहा है। वहां पे सारे लैंड्स को रिहायशी इलाकों में बदला जा रहा है। तो एक तरीके से लैंड यूज का चेंज काफी ज्यादा किया है। जिस एरिया को खाली रखना था, बैरन रखना था, वहां पे भी कंस्ट्रक्शन कर दिया है ना। सारी चीजें अगर आप देखो तो काफी ज्यादा है। फिर ऑथर ने ये कहा कि केरला इज एक्सपीरियंसिंग हाई ग्रोथ ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग। केरला में सबसे अधिक जो बढ़ी है वो है रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, काफी ज्यादा बढ़ी हैं। और ये 2001 से लेकर 2011 का अगर आप डिकेड देखेंगे तो उसमें बिल्डिंग्स या हाउसेस 20% के हिसाब से बढ़े हैं, 20% के हिसाब से बढ़े हैं, 20% बढ़े हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट कि बिल्डिंग्स इतनी ज्यादा इंक्रीज हुई हैं। एंड ये पेस ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है काफी ज्यादा है, जो कि इन्वायरमेंट को ध्यान में नहीं रख रहा है। दिस इज व्हाट द ऑथर सेज। अब यहाँ पे ऑथर ने कहा कि जो देखो मेन प्रॉब्लम कहाँ आती है? मेन प्रॉब्लम आती है जैसे आपने हिली एरियाज में कंस्ट्रक्शन कर दिया, भाई उस लैंड की इंटीग्रिटी तो वीक हो गई, क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने के लिए पहली चीज तो आपको वहां के पेड़ काटने पड़ेंगे। लैंड की इंटीग्रिटी वीक हो गई तो वहां पे जब लैंडस्लाइड हुआ, ये हुआ, तो आपका घर तो गया ही गया, आपके घर गए, नीचे के लोग जो ट्रांसपोर्ट से जा रहे थे उनके ऊपर नुकसान पहुंचा, लैंड बंद हो गया, ये सारी चीजें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स केरला में हो रही है। अब ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि केरला जो है वो बहुत ज्यादा
फॉलो नहीं करते हैं जो भी क्लाइमेट संबंधित, इन्वायरमेंट संबंधी अच्छी अच्छी रिपोर्टें आती है। जैसे एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आपको पता होगा वेस्टर्न घाट्स के रिगार्डिंग आई थी, गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट आई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट थी, किसके रिगार्डिंग थी? इट वाज ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है ना। गाडगिल कमेटी की रिपोर्ट आई थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। इस रिपोर्ट को अभी तक सीरियसली नहीं लिया गया, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ केरला। फिर ऑथर ने यहाँ पे दो और प्रोजेक्ट्स के नाम दिए हैं जो केरला में चल रहे हैं, विच आर नॉट गुड फॉर द इन्वायरमेंट। पहला प्रोजेक्ट है द सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। इसका नाम क्या है? सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट। अब सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है? एक्चुअली इसमें बहुत सारे एक रेलवे लाइन कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं बिटवीन द टू एक्सट्रीमिटी। केरला के जो दो पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, उनके बीच में क्या बनाया जा रहा है? उनके बीच में रेलवे लाइन कनेक्ट की जा रही है। और ये जो रेलवे लाइन रहेगी ये इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि इसमें बहुत सारा रीजन असर्व किया जाएगा, बहुत सारा एग्रीकल्चरल लैंड है जो लिया जाएगा, ये सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। तो ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा डिबेटेबल है, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसके साथ मूव अहेड कर रही है, ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, एक प्रोजेक्ट और है जो जिसमें हाईवेज को वाइडन अप किया जा रहा है। अब हाईवेज को वाइडन अप करने के लिए भी बहुत सारे लैंड को वो क्लियर कर रहे हैं, पेड़ बहुत सारे काटे जा रहे हैं। तो हाईवेज को वाइडन अप करने का प्रोजेक्ट भी काफ़ी बेकार प्रोजेक्ट है केरला में, जो कि इस तरीके की समस्याओं को लेकर के सामने आ रहा है। एंड दैट इज़ व्हाट ऑथर सेज कि इसको रोकना ज़रूरी, क्योंकि केरला कब तक अपने एजुकेशन के दम पे भाई दूसरे स्टेट्स को आंख दिखाता रहेगा? भाई एक लड़का पढ़ने में बहुत होशियार है लेकिन उसकी बाकी सारी चीज़ें बहुत ख़राब हैं, तो वो अच्छा लड़का थोड़ी हुआ फिर। तो यही चीज़ केरला कर रहा है कि पढ़ने में तो अच्छा हो गया, बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अच्छा हो गया, लेकिन जब यहाँ पे इन्वायरमेंट को रोकने की बात आई या ये, तो वहाँ पे सबसे फिसड्डी वही निकल रहे हैं। चाहे कोविड में आप देख लो, सबसे फिसड्डी कौन? केरला। चाहे आप निपा वायरस में देख लो, सबसे फिसड्डी कौन? केरला। फिर आप चाहे इस तरीके से फ्लड्स में देख लो, सबसे फिसड्डी कौन? केरला। लैंडस्लाइड में देखो, सबसे फिसड्डी कौन? केरला। तो कुल मिलाकर के इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें अगर होती नहीं तो जो उनका ह्यूमन डेवलपमेंट में ग्रोथ है वो इस चीज़ को बराबर नहीं कर पाएगा, मतलब बैलेंस आउट नहीं कर पाएगा। तो दैट इज़ द मेजर प्रॉब्लम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। दूसरा जो आर्टिकल है वो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान फॉर इंडिया। इस आर्टिकल में देखो ज़्यादा चीज़ें हैं, देखो मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ। तो यहाँ पे पहले तो एनर्जी ट्रांजिशन प्लान के बारे में है, जो कि हमको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, बस की पॉइंट आपको बता दूँ कि इंडिया जो है, आप सबको पता है कि अभी कार्बन क्राइसिस चल रही है हमारे यहाँ, इंडिया में कार्बन क्राइसिस चल रही है ऑलरेडी, हम सबको पता है ये सारी चीज़ें। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 का आया, उसको थैंक यू बोलते हुए ऑथर ने कहा है कि इस कारण से जो हमारे यहाँ इंस्टॉल्ड कोल फायर थर्मल पावर प्लांट जनरेशन कैपेसिटी है वो डबल हो गई। इस इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के कारण हमारे यहाँ जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है कोल फायर थर्मल पावर प्लांट की, वो मोर देन डबल हो गई, और इस कारण से काफ़ी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी और ये सब मिलने लगी, ठीक है ना। ऑथर ने कहा कि जो पर कैपिटल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो भी काफ़ी बढ़ा है इंडिया में, दैट इज अगेन इंक्रीज। एंड यहाँ पे ऑथर ने ये कहा है कि अब हमको जैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कार्बन न्यूट्रलिटी या इन सब की तरफ हम मूव करने की सोच रहे हैं, तो ऐसे में ऑथर ने ये ज़रूर कहा है कि हमको एक क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए प्लान बनाना चाहिए। ऐसे देखो अचानक से सारे हम कोल पावर प्लांट्स को, थर्मल पावर प्लांट्स को बंद भी नहीं कर सकते, पहले हमको धीरे धीरे दूसरी तरफ ट्रांजिशन लेना पड़ेगा। जैसे ऑथर ने यहाँ पे इंपॉर्टेंट दिया है कि वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, हमको वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ मूव करना है, लेकिन हमको मूव करते समय एक बात ध्यान में रखनी है कि उसका जो ऐसा ना हो कि कहीं उसका भार बहुत ज़्यादा कंज्यूमर्स पे पड़ने लगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि अचानक से प्राइजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, है ना। तो दैट इज द थिंग विच ऑथर सेज कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप प्लान बनाएं तो वो ट्रांजिशन स्मूथ होना चाहिए, मतलब कि आपको पहले तो रिलायबल एनर्जी सोर्स मिले, आपको सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स मिले, एंड आपको अफोर्डेबल एनर्जी सोर्स मिले। ये तीनों पॉइंट याद रखना आपको, जब भी आप ट्रांजिशन की तरफ बढ़ें तो अफोर्डेबल, रिलायबल एंड सस्टेनेबल, ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। अफोर्डेबल अगर नहीं रहेगा तो फिर मतलब नहीं, चाहे वो भले दोनों पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा हो। तो दैट इज आई थिंक वीआरई यानी कि वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बाद में बीच में बहुत सारी चीज़ें की गई यहाँ पे, ठीक है ना। ऑथर ने एक और चीज़ कही कि आपको थोड़ा सॉर्टिंग भी करनी चाहिए,
और आपको ऐसे कोल पावर प्लांट ढूंढने चाहिए जो हाई एफिशिएंसी लो एमिशन प्लांट्स हैं। हाई एफिशिएंसी लो एमिशन प्लांट्स को आप सर्च करो और वहां से प्रोडक्शन करो। तो दोनों पॉइंट्स ऑथर ने कहे कि हाई एफिशिएंसी लो एमिशन प्लांट्स को आप सर्च करो कार्बन वाले, और इनके थ्रू प्रोडक्शन बढ़ाओ। जो बहुत पुराने कोल पावर प्लांट्स है, थर्मल पावर प्लांट्स है, उनको आप बंद कर सकते हो। जो पूरे पुराने हो गए होंगे, जिनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं होगी, उनको आप बिल्कुल बंद कर सकते हो। लेकिन HEL यानी कि हाई एफिशिएंसी लो एमिशन को आप वर्क करिए और ऐसे वेरिएबल एनर्जी सोर्सेज को बनाइए जो कि आपका पोल्यूशन कम करे, प्रोडक्शन ज़्यादा हो, एनर्जी डिमांड मीट कर पाए। दैट इज व्हाट द ऑथर सेज इन दिस आर्टिकल। आगे मूव करते हैं। रॉकेट सिस्टम ब्रह्मोस एड ऑफेंसिव पंच अलोंग द LAC। अब यहाँ पे LAC के अलोंग कुछ इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स के नाम थे, तो मैं आपको इसमें दो नाम बताता हूँ, पिनाका और स्मर्च का। आपको दिख रहा होगा पिनाका एंड स्मर्च, दीज आर द टू नेम्स। पिनाका दिख रहा है एंड स्मर्च दिख रहा है। दीज आर द रॉकेट सिस्टम्स, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट रॉकेट सिस्टम्स जो कि LAC के निकट इनको डिप्लॉय किया गया है। पिनाका एंड स्मर्च, नाम क्या है? पिनाका एंड स्मर्च, ठीक है ना। स्मर्च, दीज आर द लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स। क्या है ये है लॉन्ग रेंज मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ अपनी बेहतरीन ड्राइंग के थ्रू। तो ये जो चीज़ होती है ना, जैसे इस तरीके से, अगर आपने देखी होगी, अगर इस तरीके से आपने देखा कुछ राइफल का देखा हो, ठीक है ना, तो ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, ये कहलाता है बैरल। दिस इज द पार्ट विच इज नोन एज द बैरल। इधर सेफ्टी लॉक होता है आपका, ठीक है ना, यहाँ हैंड गार्ड होता है, सारी चीज़ें, बहुत सारे पार्ट होते हैं। यहाँ पे एक ये जो चाकू लगा रहता है ना, जो चाकू, दैट इज अगेन बैनेट बोलते हैं उसको, बैनेट बोलते हैं। दैट इज द थिंग विच इज देयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ना। शेरशाह मूवी देखे आपने, उसको बैनेट बोलते हैं उसे, ठीक है। तो आप ये सब याद रखिएगा। यहाँ स्मर्च के बारे में थोड़ा चीज़ आपको बता दूं। स्मर्च जो है दैट इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम रशिया। स्मर्च कहाँ से आया हमारे यहाँ? वो रशिया से आया। इट इज द लॉन्गेस्ट रेंज कन्वेंशनल रॉकेट सिस्टम इन द आर्मीज इन्वेंट्री। इंडियन आर्मी का ये लॉन्गेस्ट रेंज कन्वेंशनल रॉकेट सिस्टम है, जिसकी रेंज 90 किलोमीटर तक है। स्मर्च की रेंज कितनी है? 90 किलोमीटर तक है। रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है, कन्वेंशनल रॉकेट सिस्टम है जो कि 90 किलोमीटर तक अपनी रेंज रखता है। पिनाका जो है वो इंडिजिनसली डिजाइन डेवलप्ड है बाय द DRDO। पिनाका को DRDO ने बनाया है एंड इट हैज़ अ रेंज ऑफ 38 किलोमीटर। पिनाका की रेंज कितनी है? 38 किलोमीटर की। तो स्मर्च और पिनाका याद रखिएगा, जो ये इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको बता दिया। आगे देख लेते हैं। US विल डिफेंड ताइवान अगेंस्ट चाइना। तो ये तो वही है, US की चाल है, ताइवान को बोलता है कि हम आपकी हेल्प करेंगे, और चाइना के अगेंस्ट उनको भिड़ा रहा है। चाइना इससे परेशान हो रहा है, बाल खुजा रहा है अपने। तो ये सारी प्रॉब्लम चलती है। बारबाडोस इलेक्ट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट, जिसकी न्यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। तो यहाँ पे एलिजाबेथ II जो है उनको रिमूव किया जाएगा एज द हेड ऑफ द कैरिबियन स्टेट, और सेंड्रा मेसन जो करंट गवर्नर जनरल भी है वहाँ के, उनको स्वॉर्न इन किया जाएगा एज द न्यू प्रेसिडेंट, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, ये आप याद रख सकते हैं। एनर्जी ट्रांजिशन पोजेज इन्फ्लेशन रिस्क। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन कैसे बढ़ेगा, आप मुझे बता सकते हैं क्या? चलो मैं बता देता हूँ। ऑयल प्राइसेस बढ़ने से इन्फ्लेशन इस तरीके से बढ़ेगा कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट बढ़ेगी। देखो इन्फ्लेशन दो तरीके से होता है। एक मैं आपको बताता हूँ इन्फ्लेशन क्या होता है, दो तरीके का होता है, ठीक है। लेट मी डू इट। फर्स्ट जो तरीका होता है वो होता है सप्लाई ड्रिवन। एक होता है सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स के कारण या सप्लाई साइड के कारण। दूसरा होता है डिमांड पुल। तो एक होता है डिमांड बढ़ने से, अगर किसी प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा। ये भगवान का नियम है, ये शास्त्रों में लिखा गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये पहला होता है डिमांड पुल, कि अगर डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। दूसरा सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स के कारण भी इन्फ्लेशन बढ़ता है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑयल प्राइसेस अगर बढ़ रहे हैं, या सपोज करो ग्लोबल जो रिसोर्सेज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, वो अगर कम हो रहे हैं तो प्राइसेस बढ़ेंगे। तो इससे ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा? महंगा होगा। ट्रांसपोर्टेशन अगर महंगा होगा तो उससे क्या होगा, जो दाम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगे, क्योंकि इनपुट की कॉस्ट बढ़ गई ना। अगर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रहा है तो भाई जो प्रोडक्शन कर रहा है उसके लिए ऊपर तो ज़्यादा खर्चा उसको पड़ेगा वहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट करने में। तो ये कॉस्ट कौन बियर करेगा? फाइनली ये कॉस्ट कंज्यूमर ही बियर करेगा।
इस कारण से इन्फ्लेशन का रिस्क रहता है। तो दैट इज द थिंग। तो यहाँ पे चीज़ है, आज से आईसीसी, कल मुझे थैंक यू आप लोगों ने बता दिया, कल मैं जाकर के मैंने समझा उसको, जो सुपर 12 वाला कंसेप्ट है वो कल मुझे समझ में आया। मुझे नहीं पता था इस बार 2020 में ये सब नाटक भी हुआ है। और बड़ी बात तो ये है कि अफगानिस्तान पहले ही क्वालिफाई कर गई थी और आपके श्रीलंका और बांग्लादेश नहीं किए थे। इसका मतलब है कि वो तालिबान इम्पैक्ट देखा जा सकता है ना, तालिबान का इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा है। और लोग तो आप लोग बताइए कि क्या अफगानिस्तान की टीम इतनी अच्छी क्या वर्ल्ड कप, मतलब ये T20 की टीम अच्छी है क्या? तो इसका थोड़ा अगर आप लोग बता पाएँ तो अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मुझे अभी इस चीज़ का जो सचिन के रिटायरमेंट के बाद से मुझे देखो ज़्यादा मैंने देखा नहीं क्रिकेट, लेकिन मुझे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप अगर मुझे बता पाएँ अफगानिस्तान की टीम के अच्छे अच्छे प्लेयर्स के नाम तो वो भी अच्छा रहेगा। जो लोग देखते हैं, जो नहीं देखते उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे आज हम रिपीट कर लेते क्या क्या चीज़ हमने पढ़ी। हमने सबसे पहले एनर्जी ट्रांजिशन रिस्क देख लिया, किस तरीके से एनर्जी पर डिपेंडेंट है। बारबाडोस ने पहले जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट किया, रिपब्लिक की तरफ मूव किया, वो हमने देखा। फिर हमने बात की आपके स्मर्च सिस्टम के बारे में, पिनाका के बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की आपका क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्लान के बारे में, एडिटोरियल। फिर हमने एडिटोरियल डेवलपमेंट दैट इज माइंडफुल ऑफ नेचर के बारे में बात की, है ना। केरला के हमने केस स्टडी देखी, सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट के बारे में जाना। फिर हमने OTT प्लेटफॉर्म्स और इस बार का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया देखा। इसके अलावा हमने देखा कि क्लीन एनर्जी की तरफ मूव करने के लिए इंडिया ने भी कह दिया है कि वो भी नेट कार्बन जीरो एमिशन करेंगे, और ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की, ठीक है ना। फिर हमने बहुत सारी नॉन ट्रांसजेनिक जीन एडिटिंग के बारे में जाना, हमने सारी टेक्नोलॉजीज़ पढ़ी। हमने देखा कि अमेरिका क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है वो कंसर्न वाली कंट्री है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स के बारे में हमने जाना, दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। फिर हमने मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे देखा था और आपको प्रीलिम्स क्वेश्चन ऑफ द डे दी थी, जिसका आंसर बताने का समय आ चुका है। पहला सवाल था फॉस्फोरस साइकिल के रिगार्डिंग, जिसका आंसर होगा 1 और 2 यानी कि सी। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फॉस्फोरस का रिस्पायरेटरी रिलीज नहीं होता है। दूसरा सवाल मैंने पूछा था ओजोन के रिगार्डिंग, कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों ही स्टेटमेंट में से पहला स्टेटमेंट गलत है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि ये लोअर ट्रोपोस्फेयर पे नहीं बल्कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, तो बी विल बी द आंसर। तीसरे सवाल का भी आंसर बी है, क्योंकि जो विंटर रेनफॉल होती है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, वो होती है बिकॉज ऑफ द वीक टेम्परेट साइक्लोन्स फ्रॉम द मेडिटेरेनियन, ठीक है ना। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।